नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये कोई कहानी नहीं बल्कि खुद मेरे ही घर में मेरे भाई के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस घटना को भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो इस पूरे कहानी का आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो मुझे अपना थोड़ा प्यार दिखा दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही कहानियां आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा दोस्त राजेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारी इससे पहले फोन पर बातें ही हुआ करती थी, पर ट्रेनिंग पर हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें कमरे में एक साथ ही रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफी घुल मिल गए थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती तो राजेश मुझे चादर ओढ़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, क्यों जागते रहते हो रात भर? मेरी तो आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती ही नहीं। राजेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो कुछ शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय राजेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैंने ना तो कभी सुना था, ना ही कभी महसूस किया था। ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बात केवल विश्वास की रह जाती है। राजेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन न करें, 1925 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बनी हुई थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे छोटे भाई विजय की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर को निकल पड़ा। वह देखा परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। विजय जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग भी मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर मां ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। विजय चीखता और बेहोश हो जाता। विजय की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही विजय जोरों से चीखा। शायद ये बात उसे पसंद नहीं आई। उसे घसीटकर पूजा घर में लाना पड़ा। यह वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उससे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर विजय गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब भट्ठी की तरह तपने लगे। उसे अब संभालना मुश्किल हो रहा था। नानी ने फिर कहा, बता कौन है तू? इस बार विजय ने गुस्से में अपने दांत पीस ली। उन दांतों को किटकिटाने की आवाज मेरे कानों में दर्द करने लगी थी। उसके बदन की सारी हड्डियां कड़क रही थी। आखिर में उसने अपनी जबान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जबान खींचकर इतनी लंबी हो सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू? कहो से आया है। इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जहां से भी तुम आए हो वहीं लौट जाओ। बदले में जो कुछ भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। विजय ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता, चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से विजय के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस विजय के पास आ गया। विजय के रोने चीखने से वह अब जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में भी विजय उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया, आंखें लाल सुर्ख हो गईं। यह वो विजय नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता, और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? विजय ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरी जान ले लेगा। विजय कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो विजय नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा नजारा जीवन में पहली बार ही देख रहा था। वो चीखना, चिल्लाना, वो भयानक सी हंसी, वो दांत पीसना, किटकिटाना, दर्द में कराहना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनहूसियत में बदल चुका था। फिर विजय ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी, सब अपना मुंह आरे चिकर घर से बाहर निकल गए और वो पागलों की तरह हंसा।
वापस अंदर जाने पर विजय फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं शैतान की हूं, मैं हूं तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई और बोली, मुझे 1 मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का पूरा सामान लाकर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्दी करो, जल्दी करो, दफा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पर डियच गए। माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में मौ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दी, सब ठीक हो जाएगा। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला राजेश, मैंने तुझे बताया नहीं। इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब विजय को क्या हुआ हम समझ ही नहीं पाए थे। विजय के साथियों ने हमें बताया, उस दिन विजय के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था कि अचानक विजय की तबीयत बिगड़ने लगी। विजय ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही विजय बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली हम सभी वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद विजय ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद भी कुछ मालूम नहीं था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो मौ, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। क्या मतलब? मौ बोली, मतलब ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा ना देख पाया। उसके चेहरे पर कालिख के अलावा कुछ न था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वो साया वहां नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था। पर अब विजय के हालात देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है मो। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और मां सिंगार के लिए सामान खरीदने लगी। मुझे दुकानें बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। वापस आकर ज्यों ही सामान हमने विजय के आगे रखा, वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और विजय के सामने जाकर खड्डी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव विजय जैसे हो गए थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शैतान की हून, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहां गाड़ा गया वहां ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही ही हूं। मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी ना? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया जिसकी सजा मैंने दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में विजय भी सामान्य हो चुका था। हमने विजय को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। विजय को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। विजय और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वह कमरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाजें विजय के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोला। सामने विजय था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। इस भयानक नजारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने विजय को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस विजय को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद विजय का लगातार यही हाल रहा। किसी ने दूर के जंगलों में एक तांत्रिक बाबा के होने की बात हमें बताई। शायद वो विजय को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया।
उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब भी मांगी। रात के समय शराब कहीं भी नहीं मिली। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहां से मुझे गुजरना भी गंवारा नहीं था। पर भाई की सलामती के लिए भी उन गलियों में गया जहां अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा बैठ यहाँ, आज तू बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूं। मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। विजय कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को विजय पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही विजय बुरी तरह तड़पने लगता। उसके मुंह से जानवरों के जैसे गुर्राने की आवाजें निकल रही थीं। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा था। विजय की आवाज उसके गले में ही बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक विजय ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सबसे उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था, मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली को त्योहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। विजय कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। विजय थोड़ा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। विजय भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और विजय को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनघोर जंगल घुप अंधेरा। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बैठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो विजय के पास पहुंचा। जैसे ही उसने विजय का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक विजय फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज रात घिरते घर में मनहूसियत सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां विजय का इलाज नहीं करवाया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर विजय का इलाज कराया। यह भी उसकी वही मांग जारी थी, मटकी, 4 नारियल, चुनरी और सिंगार के सामान की। पर पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर विजय की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थीं। पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी, बोल, तू इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहां से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसने कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान गाड़ आए। ताज्जुब तो यह था, पूरा रास्ता कांटों से होकर गुजरता था।
रास्ते में लगे पैरों पर एक भी कांटा न चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इसके बाद विजय ठीक तो हो गया, पर काफी कमजोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस घटना के बाद मेरा उन चीजों पर भी विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी घर की हालत खराब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। हम कई दिनों तक विजय की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ उठकर मैं देखता था विजय सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी, ऐसा कहकर राजेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने राजेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो या ना हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। तो दोस्तों, ये घटी एक सच्ची घटना आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ते जाइए ताकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के साथ हम लोगों की रोज मुलाकात होती रहे। धन्यवाद।